नहीं यार, ये सब सेटिंग वेटिंग मैं नहीं करता, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। नाउ लेट्स, तो हो गया आपको डाउट? और कोई डाउट है तो पूछ सकता है यार। चलो न्यूटन के बारे में बताता हूँ। न्यूटन का जो मेजर इन्वेंशंस थे ना, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस। ठीक है, ये आप अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन कैलकुलस पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है। आपके मैथ के टीचर जो है, पूरा ट्वेल्थ आपको पूरा समझो कि एक तरह से 80% कैलकुलस ही है। तो कैलकुलस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो बताता हूँ मैं। कैलकुलस का इन्वेंशन किसी मैथमेटिशियन ने नहीं किया था, न्यूटन ने किया था। ठीक है, न्यूटन के इन्वेंशन का टाइमिंग बताता हूँ आपको। बता दूँ कि न्यूटन ने जब इन्वेंशन किया था, उस वक्त यही जो अभी पैंडेमिक चल रहा है ना, जिस तरह का, उसी वक्त वहाँ पर यूरोप में इस तरह की पैंडेमिक कंडीशन आई हुई थी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी से लोगों को छुट्टी दे दी गई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है और अभी के टाइम के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। सर नीट वालों को आप सिखाओगे? क्या सिखाना है बच्चा श्रेया? क्या सिखाना है नीट वालों को? श्रेया क्या सिखाना है? हाँ, तो अभी तो वही पढ़ाने वाले हैं ना, तो पूरा नीट वाले क्या, जेई वालों को भी पढ़ाना है। उनको पढ़ना 12th में, और फिजिक्स में मतलब कल परसों से ही इस्तेमाल करना है इसे। फिजिक्स शुरू होगा और कैलकुलस यूज करना चालू हो जाता है मतलब। ठीक है, तो इसलिए सबको सीखना है, नीट हो या जेई। वो 12th में पढ़ेंगे नीट जेई वाले, और कुछ पार्ट जो है वो 11th में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और फंक्शन का कुछ पार्ट। मतलब मेजर पार्ट तो 12th में ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो न्यूटन ने जो था ना, पहले तो बता दूं, कैलकुलस के बिना फिजिक्स का तो एग्जिस्टेंस समझो ही मत। ठीक है, तो जैसे ही पैंडेमिक का कंडीशन था, सर आइजक न्यूटन का, सर आइजक न्यूटन जो थे और यूनिवर्सिटीज में थे उन्होंने, हाँ मतलब मेरे को जो चाहिए वो तो पूरा सिखाऊंगा। मतलब फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है वो जेई वाले को भी उतना ही सीखना है जितना नीट वालों को। तो ऐसे ही पैंडेमिक का कंडीशन था और यूनिवर्सिटी से छुट्टी दे दी गई थी। और न्यूटन ने ये बेसिकली जो कैलकुलस का इन्वेंशन है ना, उसी टाइम पे किया था। ठीक है, और उसने बहुत सारे अदर लॉज भी है ना, घर में बैठे बैठे उसने डिस्कवर करे थे। तो है ना इंटरेस्टिंग सा बात। और हम बैठ के यहाँ पे देखते हैं चाइना वॉर और न्यूटन वहाँ पे डिस्कवर किया था, इसलिए आज न्यूटन न्यूटन है, सारे लोग उसका नाम लेते हैं। तो चलिए हम आगे आते हैं कैलकुलस के बारे में। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर अगर हम यहाँ पर देखें, तो पूरा जो गेम है ना, पूरा गेम एकदम बढ़िया से समझना, मजा आएगा। पूरा जो गेम है ना तुम्हारा, इनपुट और आउटपुट का है। ठीक है, पूरा जो गेम है वो है इनपुट एंड आउटपुट का है। अब एक मतलब मेरा ही देख लो ना, अगर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा ही रहा हूँ मैं, तो ये भी इनपुट एंड आउटपुट है। मैं कुछ सुनता हूँ, इन बदले में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं, माई माइंड इज फंक्शनिंग, एंड अकॉर्डिंग दैट फंक्शन आई एम रिप्लाइंग समथिंग बाय गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग, बाय द डिफरेंट ये जो सिस्टम है, बॉडी के सिस्टम से, उससे मैं जो भी गेन करता हूँ उस हिसाब से। तो पूरा जो गेम है ना, वो नेचर का पूरा गेम इनपुट और आउटपुट का है। अब बात आती है कि जब अब इसके फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, मतलब इनपुट कोई आप डालते हो, उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग होती है, और एक रिस्पेक्टिव आपका आउटपुट आता है, और आप इसमें पढ़ते हो वेरिएशन। मतलब मिला जुला के अब बात करी जाए, जो इनपुट आपने प्रोवाइड करा है और उसके हिसाब से जब आप आउटपुट पढ़ते हो, तो इसमें बोलते हो कि इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कैसे किया जाए। ठीक है, हाउ टू कंपेयर इनपुट एंड आउटपुट। तो मैथमेटिक्स में एक सवाल आया, हाउ टू कंपेयर इनपुट एंड आउटपुट। अब ये देखो, इनपुट एंड आउटपुट का जो ये जो कंपेयर करने का जो टर्म है ना, आपको याद होगा कि मैंने स्लोप और बाकी सब चीजें ग्राफ में बताई थी कि हाँ ये इनपुट होता है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आउटपुट आता है, और फिर आपने बाकी सारी चीजें लिखी। तो ये पूरा उसी में था। तो मैथमेटिक्स ने बोला कि ठीक है, जब आप कंपेयर करते हो किसी भी आउटपुट और इनपुट को, तो कंपेयर करने के लिए जो टूल होता है वो होता है रेशियो। ये क्या होता है बच्चा? कैसे कंपेयर करते हो? रेशियो से कंपेयर करते हो। मैथमेटिक्स जो है, यहाँ पर आपको पता है कि इसको हेल्प लिया गया, यहाँ से अब आप मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे। फिजिक्स जो है वो मैथ के शरण में आया। ठीक है, और मैथ बोला कि आप है ना किसी भी चीज को जो कंपेयर करते हो, तो आप रेशियो से कंपेयर करो। ठीक है, वैसे भी मैथमेटिक्स का डेफिनेशन आपको पता है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, तो रेशियो में कैसा था? रेशियो में था कि ठीक है, किसका किसका रेशियो? आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। अब जब आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो लिखा गया, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट।
ओके, ये था चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। अब आप जब आप इसको ग्राफ पे देखते हो, जब आप यहाँ पर ग्राफ बना रहे हो, जब आप इस पे ग्राफ बनाते हो तो यहाँ पर आपका इनपुट होता है, इनपुट को आप बोलते हो एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आपको आउटपुट होता है और इसको बोलते हो वाई एक्सिस। अब आप ग्राफ में जब इनपुट और आउटपुट का कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ था वाई और यहाँ था एक्स, तो इससे आपको मिला यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का वाई बाई एक्स, या फिर इसको आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी पढ़ा था आपने। अब डेल्टा वाई बाई जो डेल्टा एक्स था, इसी को हमने बोला था कि अरे ये तो स्लोप है, और यही एम था, और यही होता है स्लोप, राइट। अब यही स्लोप हुआ, और इसी स्लोप में आप कर क्या रहे हो, एक्चुअली आप कर रहे हो कंपेयर। आप क्या कर रहे हो बच्चा, कंपेयर कर रहे हो, और किसी भी दो टर्म को कंपेयर करने को आप बोलते हो डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हो बच्चा, डिफरेंशिएट करना। दो टर्म को कंपेयर करना मतलब क्या कर रहे हो, तुम दो टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। और जब दो टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हो, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। So this the term, that's why the term is called as the differentiation. So actually, what is the meaning of differentiation? You are trying to differentiate the input and output. ठीक है, कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का पूरा गेम है, वो पूरा सारी चीजें इनपुट और आउटपुट में चलती है, तो आई हैव टू डिफरेंशिएट इनपुट एंड आउटपुट। सो एक्चुअली वी वांट टू कंपेयर इनपुट एंड आउटपुट। हाउ टू कंपेयर, मैथमेटिक्स विल हेल्प इट आउट। तो कंपेयर करने के लिए आपको रेशियो मिलता है, सो दैट इज द इनपुट अपॉन आउटपुट। सो इसलिए आप लिखते हो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। फिर जब आप इसको ग्राफ में देखते हो तो आप इसको वाई बाई एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हो, और इसी चीज को आपने पढ़ा था स्लोप, और यही जो स्लोप था ये टैन थीटा बना था, और यही जो टैन थीटा जो है, भाई किसी की ये आपका म्यूट कर ले यार, कोई जो भी है, आयुष, आयुष बच्चा म्यूट कर ले यार, डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। चलो, अब आपने इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करते हो, और इनपुट और आउटपुट को जब कंपेयर करते हो तो आपको मिलता है स्लोप, यही होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यही होता है टैन थीटा, और इसी टर्म को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो है ना इंटरेस्टिंग सी बात और बहुत बेसिक सी बात, लेकिन आने वाले टाइम में कितना। अब देखो, मैं तुमको एक डेफिनेशन लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ा था हमने स्पीड का, राइट है। तो स्पीड के डेफिनेशन को हम लेके पढ़ते हैं। स्पीड का सबसे बड़ा, स्पीड में करते क्या है, स्पीड में हम टाइम और डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे टाइम आपका इनपुट होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो आपका आउटपुट होता है। समझ में आ रही बात, टाइम जो है वो आपका इनपुट होता है, और अकॉर्डिंग एज द आउटपुट, जो अकॉर्डिंग एज द इनपुट आपको आउटपुट में क्या मिला, आपको डिस्टेंस मिला। तो आप करते क्या हो, स्पीड में आप डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर करते हो। क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो कंपेयर करने के लिए मैथमेटिक्स का हेल्प लिया गया। तो आपने बहुत बचपन में, जब पहली बार जब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने जब डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन था, स्पीड का डेफिनेशन था। जब पहली बार आपने स्पीड का डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो स्पीड का डेफिनेशन था इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ऐसा कभी पढ़ा था आपने, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, चलिए ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। तो एक्चुअली कैसा था आपका, फिर आप स्पीड में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसलिए चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। फिर आप इसके बाद ग्राफ भी पढ़े थे 9th क्लास में, उसका ग्राफ भी था। तो ग्राफ में जब आप निकालते थे टैन थीटा, तो यही जो स्लोप निकालते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो यही जो स्लोप होता था वही टैन थीटा होता था, और वही होता था स्पीड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन से स्पीड कैसे निकालते हैं। तो बात पूरी कहानी समझ में आई आपको, बोलो अच्छे से समझा तुमको डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों लाया गया, कहाँ से करना है। ओके, बढ़िया है, और एकदम बढ़िया से बेसिक्स में चलते हैं, और एकदम गदर मचाते हुए बढ़िया लेवल पे लेके आते हैं। चलो आगे आते हैं, पर ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर कैसा होता है, IIT JEE एंड मेडिकल कहाँ पे अपना कमाल दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राफ दे देते हैं, इक्वेशन पूछ लेते हैं, इक्वेशन दे देते हैं, ग्राफ पूछ लेते हैं, ट्रिगो से रिलेट कर देते हैं। अब इसमें बच्चा, अभी जब टीचर सॉल्व करता है, जब एक टीचर सॉल्व करता है किसी क्वेश्चन को, तो एक टीचर जो सॉल्व करता है, अच्छा ये मेथड आता है तुमको, ठीक है, ये मेथड नहीं समझा, दूसरा मेथड बता देता हूँ, दूसरा मेथड नहीं समझा, तीसरा मेथड बता देता हूँ। एक्चुअली टीचर मेथड बता रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि ये सारे मेथड रिलेटेड कैसे हैं। तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है, अरे टीचर को तो इतने सारे मेथड आते हैं यार, मेरे को तो एक भी नहीं आ रहा है, टीचर को इतने सारे मेथड कैसे आ गए। टीचर से पूछेगा इक्वेशन से सॉल्व कर देगा, टीचर से पूछेगा ग्राफ से सॉल्व कर देगा, टीचर से पूछेगा लॉजिक से सॉल्व कर देगा, टीचर से सॉल्व पूछेगा मतलब कॉमन सेंस से सॉल्व कर देगा। अब टीचर अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बता रहा है, बट टीचर ये नहीं बता रहा है कि ये सारी चीजें लिंक्ड क्यों है, सारी चीजों का आंसर जो है ना एक ही जैसे क्यों आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन एक्चुअली उसी पैटर्न पे पूछा जाता है। एग्जाम में
ग्राफ दे देगा, इक्वेशन पूछ लेगा, इक्वेशन दे देगा, ग्राफ पूछ लेगा, ट्री को दे देगा, कुछ भी पूछ लेगा, लैंग्वेज पूछ लेगा, कॉमन सेंस पूछ लेगा। अब आप वहां पे गलत करके आ रहे हो, टीचर के सामने आ रहे हो, वो सोल्यूशन बता दे रहा है, बस हो गया, हाँ ये सोल्यूशन है, ऐसा लॉजिक है, बात खत्म। लेकिन एक्चुअली रीजन जो होता है ना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो टाइम के साथ डेवलप होता है, तो वो डेवलप करने की कोशिश करो, यहाँ पे रट्टा मारने वाली कोशिश मत करना मत। चलो हम आगे आते हैं, फिर चीजों को देखते हैं, जहाँ जरूरत है वहां पे मारना भी है, ऐसा नहीं। फॉर्मूला पे कैसे रट्टा नहीं मारेंगे, मतलब मारना ही पड़ता है स्पीड के लिए। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो आपने बोला कि सर हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो में हम स्लोप रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो में हम इनपुट एंड आउटपुट को कंपेयर कर रहे हैं, और इनपुट और आउटपुट को जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो चलो हम सबसे बेहतरीन सी चीज हम जो दिखते हैं ग्राफ से देखते हैं, और ग्राफ हमने पढ़ा भी है काफी ज्यादा, तो हम एकदम ग्राफ से आते हैं और फिर देखते हैं, फिर रिलेट करेंगे। तो चलो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, यहाँ देखो ये रहा। अगर आप ना किसी को ओरिजिन से कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर ओरिजिन से आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये वाली पॉइंट ले लो, यहाँ पे लगा y और यहाँ पे लगा x, y कॉमा x, ये हो गया y और ये रहा x। इसमें तो सारे एंगल सब बता दिया गया था। अब आप बोल रहे हो कि ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है आउटपुट, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है इनपुट, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि मुझे कंपेयर करना है, मैं 2-4 बार रिपीट करूंगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, फिर एक क्वेश्चन को तुम कुछ 4 तरीके से बनाओगे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो, कंपेयर किसको किसको, इनपुट एंड आउटपुट। तो इसके लिए मैथ का हेल्प लिया गया। मैथ ने क्या बोला, रेशियो लो, रेशियो में क्या मिला, y बाई एक्स। तो ये जब आप ओरिजिन से कंपेयर कर रहे हो तो y बाई एक्स आया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको ये वाला 2 पॉइंट के बीच भी कंपेयर कर सकते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर कर सकते हो। हाँ बच्चा, सर एप्सी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, हाँ लिखते हैं ना बच्चा, उसमें कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना उसमें। यहाँ देखो जब आप ये 2 पॉइंट को कंपेयर करते हो, तो ये जो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है, ये जरा ध्यान देना। अच्छा मैं इसको आता हूँ, अब आप यहाँ पे ग्राफ में देखोगे तो ये आता है tan थीटा, इसी tan थीटा को आप बोलते हो m, इसी को आप बोलते हो स्लोप, राइट। और इसलिए क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इनपुट एंड आउटपुट को, तो ये रहा स्लोप। अब कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है, अब यहाँ से थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है, और डेप्थ में जाते हैं। अरे यार आई एम सॉरी बच्चा, थोड़ा एक मिनट यार थोड़ा, हाँ ठीक है आई गॉट इट, आई एम सॉरी। अब यहाँ पे देखो इस पार्ट पे हम आते हैं, स्लोप आते हैं। अब मैंने स्लोप लिखा यहाँ पे, और जब स्लोप, अब कहानी यहाँ से चालू होती है, अब कहानी जब यहाँ से चालू होती है ना, अब मेरे को ये 2 पॉइंट को ना कंपेयर करना है, ये 2 पॉइंट को कंपेयर करना है, ये 2 पॉइंट को कंपेयर करो, ये थीटा हुआ तो ये भी हो गया थीटा, ठीक है। जब आप ये 2 पॉइंट को कंपेयर करोगे तो ये होता है डेल्टा वाई, और ये आ जाता है अपने को डेल्टा एक्स, राइट, क्योंकि ये चेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखो ये जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल ये भी बना रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और हमने पढ़ा भी था क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं ना, थोड़ा और छोटा करते हैं इसको ना थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा और छोटा करोगे अभी भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, थोड़ा और छोटा करते हैं अभी भी एंगल डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, और ये देखो सब में थीटा ही दिख रहा है तुमको। थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं, और थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट देखो, अब ये वाला पार्ट बहुत छोटा हो गया। अब हमने इसको जूम पे जूम करते हैं, अब इसको जूम करके देखो, राइट। ये जो एकदम छोटा सा पार्ट है ना, ये एकदम माइन्यूट सा जो पार्ट दिख रहा है तुमको, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट है। लेकिन ये जो एंगल है ना अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा, तुम इसको कितना भी छोटा कर लो चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो बात आती है इतना छोटा करने का मतलब क्या है, और क्यों किया हमने इतना छोटा, इतना इसका स्मॉलर कंपोनेंट क्यों लिया। अब जरा ये वाला पार्ट को ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो ये जो चेंज है ना, यहाँ पर तुमको ये चेंज क्या है,
ये चेंज है तुम्हारा इनपुट का, देखो ना ये वाला चेंज इनपुट का चेंज है, और ये वाला चेंज क्या है तुम्हारा, इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट का चेंज है। तो इनपुट और आउटपुट का चेंज है, तो ये वाली जो चेंज है दैट इज द चेंज इन इनपुट, और ये वाला जो चेंज है दैट इज द चेंज इन आउटपुट, राइट, जो कि बहुत ही स्मॉल हो चुका है। अब बात आती है बहुत ही स्मॉल का क्या मतलब हुआ, इस पे ध्यान देते हैं। बहुत ही स्मॉल का क्या मतलब होता। नाउ मैंने अगर तुमको बोला कि जैसे स्पीड निकालना है तुमको, किसी भी चीज का स्पीड निकालते हो, तो स्पीड एट 5 सेकेंड, ठीक है, स्पीड इन 5 सेकेंड का क्या मतलब हुआ, इसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट दैट इंस्टेंट। तो 5 सेकेंड एक्चुअली 5 सेकेंड नहीं होता है, 5 सेकेंड का मतलब होता है 4.9999 टू 5। समझ में आया तुमको? एक्चुअली जब तक तुम बोलते हो तब तक तुम्हारा 5 सेकेंड उस इंस्टेंट पे होते हो। तो कभी भी एक चीज बात रखो, 5 सेकेंड इज नॉट अ एग्जैक्ट टर्म। जब तुम बोलना शुरू किया, देखो ना, मैं अभी तो इतना स्लो बोलते हैं हम कि 5 सेकेंड मैंने बोला, तो मतलब ऐसा हुआ कि कितना पहले ही बोल के निकल गए, मतलब ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, 5 सेकेंड का मतलब होता है 4.999 टू 5, इट्स नॉट 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये इस इंस्टेंटेनियस 5 सेकेंड कोई एक एक्यूरेट नहीं होता है, वो इन बिटवीन इंटरवल होता है 4.999 इंटू 5। तो ये देखो, ये इंटरवल जो होता है वो बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। तो जब ये इंटरवल बहुत छोटा हुआ, ये वाला पार्ट, और आप देखोगे इंटरवल तो छोटा हो गया लेकिन इसका जो एंगल है वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है इस इंटरवल में भी अगर आप यहाँ पर चेंज जो है ये बहुत छोटा हो गया, तो इस स्मॉल चेंज को बोलते हैं dy, और इसको बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं बच्चा? dy एंड dx, ठीक है। तो अब आप देखोगे एंगल चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि व्हेन डेल्टा x, ऐसे लिखते हैं इसको, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि इनपुट बहुत जब छोटा हुआ, तो अब हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे बच्चा? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है? एक्चुअली d और del दोनों सेम ही वर्ड है, दोनों को डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है, बट del को यूज किया जाता है व्हेन डिफरेंस इज लार्ज, या फिर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, व्हेन डिफरेंस इज लार्ज। एंड d का मतलब होता है व्हेन डिफरेंस इज स्मॉल, व्हेन डिफरेंस इज स्मॉल। तो जब डेल्टा का मतलब हुआ व्हेन द डिफरेंस इज लार्ज, और डी का मतलब हुआ व्हेन डिफरेंस इज स्मॉल। तो डी का जो यूज किया जाता है वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए की जाती है, बहुत ही स्मॉल चेंज इन इनपुट के लिए किया जाता है। बहुत ही स्मॉल चेंज इन इनपुट का मतलब होता है इंस्टैंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द डिफरेंशिएशन इज यूज्ड। समझ में आया आपको? मैं डोंट वरी, थोड़ा और आगे पढ़े, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था तो नहीं समझ, थोड़ा एग्जांपल और आएंगे, तो फिर जब सारी चीजें रिलेट करोगे तो तुमको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लिमिट के बारे में बात करते हैं बच्चा, आगे 1 मिनट। अब देखो जरा, आप सबने लिखा भी होगा इसको। नाउ लुक एट हियर, अब हम लिमिट के बारे में बात करते हैं। चलो लिमिट के बारे में बता दो। देखो कैसा होता है जब इनपुट और आउटपुट को आप कंपेयर करते हो, जरा ध्यान देना, ये रहा x और ये रहा y। जब आप इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कर रहे हो, नहीं जीवा वेट जीरो टेंड नहीं करेगा, इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ गुलमोहर। अभी जस्ट तुम्हारे सवाल का ही जवाब आने वाला था। देखो तुमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को जब कंपेयर किया तो तुमको ये मिला ओरिजिन, ये वाला जो था वो x कॉमा वाई था, सॉरी, तो ये रहा x और ये रहा y, और यहाँ पे तुमने निकाला tan थीटा। तो तुमने जब यहाँ पे tan थीटा निकाला ना, तो tan थीटा में y बाई एक्स तुमको क्लियरली दिख रहा था। tan थीटा में y बाई एक्स जो है वो क्लियरली दिख रहा था, राइट है। अब इस दो पॉइंट को कंपेयर किया था तुमने, तो तुमने देखा था कि ये जो चेंज है, ये जो चेंज है दिस इज द चेंज इन आउटपुट, और ये जो चेंज दिख रहा है वो चेंज इन इनपुट है। इसको तुमने बोला था डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ चेंज इन इनपुट, और इसको बोला था तुमने डेल्टा वाई, दैट इज द चेंज इन आउटपुट, राइट है। और फिर जब इस ट्रायंगल में जब तुमने निकाला था थीटा, तो ये देखो ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों थीटा सेम होंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि डिफरेंस जो है वो लार्ज है, यहाँ पे तुमको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है। फिर ट्रायंगल को मैं और छोटा कर देता हूँ मैं,
ये लो ट्रायंगल को और छोटा कर दिया, अभी भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिखेगा, ठीक है, और ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है। फिर ये देखो और छोटा किया, अभी भी देखोगे एंगल चेंज नहीं हो रहा है। फिर देखोगे और छोटा करता हूं, देखो अब इस वाले पार्ट पे ना मैं एकदम छोटा किया मैंने, इसको और छोटा कर दिया मैंने, अभी भी देखोगे चेंज नहीं हो रहा है। ये और छोटा किया मैंने, अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। एंगल जो है कहीं भी एकदम लास्ट इंस्टेंट पे चेंज नहीं हो रहा। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ये जूम करो, ये जूम करके इमेजिन करो, जो एकदम ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, जब इसको जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, दिखेगा, और अभी भी एंगल थीटा ही बना रहा होगा। लेकिन ये जो छोटा सा ट्रायंगल है उसमें ये चेंज इन इनपुट, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, हाँ बता देता हूँ, मतलब वो चीज बता देता हूँ, वो कब तक चलेगा, क्या होता है, वो सारी चीजें बता देता हूँ मैं। उसके लिए लिमिट में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगी। ये जो दिख रहा है ना तुमको, वो इंस्टेंटेनियस होता है, वो एकदम मतलब लाइक 0.000 समथिंग पे आप देखोगे आप। तो ये देखो सुनेगा, जब तुमने इस ट्रायंगल को बहुत छोटा करा है तो ये वाला जो पार्ट है, चेंज इन इनपुट, चेंज इन इनपुट, ये क्या हुआ, दिस बिकम्स वेरी स्मॉल, दिस बिकम्स वेरी स्मॉल, हुआ कि नहीं हुआ, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जब वेरी स्मॉल हो गया तो इसको हम कैसे लिखते हैं, dx, बहुत छोटा हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, dx, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं, यहां पे देखेंगे लिमिट, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो। डेल्टा x टेंस टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो डिफरेंस है वो जीरो हो रहा है, जीरो के आसपास है। दैट्स वाई आप इसको कैसे लिखते हो, dy बाई dx। ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारी जो डेल्टा x है वो बहुत छोटी हो गई, वेरी स्मॉल, ठीक है। और जब ये बहुत छोटी हो गई तो ये जो तुम्हारा डेल्टा x है वो बन गया dx। समझ में आया, वो जो डेल्टा x है वो बन गया तुम्हारा dx। रिपीट कर देता हूं फिर से, ये जो तुम्हारा डेल्टा x है वो बन जाएगा dx। क्या बन गया, dx। तो समझ में आया, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, इसका मतलब होता है तुम्हारा ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर देखो ये जो डिफरेंस दिख रहा है तुमको, ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई। और जब ये बहुत छोटी हो गई तो जो पहले तुम यहाँ पे डेल्टा x लिखते थे वो डेल्टा x नहीं लिख के अब क्या लिखोगे, dx लिखोगे। इज इट क्लियर, आया समझ में। हाँ रेशियो विल बी सेम, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, अच्छे, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब देखेंगे, अब तुम्हारा इनपुट जो है वो बहुत छोटा हो गया, विल कंटिन्यू, यस यस, इनफाइनाइटली, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट पे। देखो क्या होता है ना, अब बहुत सारी चीजें हैं, ये जो लिमिट वर्ड होता है ना वो बड़ा ही मतलब अजीबो गरीब चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मैं कार की स्पीड के बारे में बात करूं तो तुम बोलते हो ना, माय कार इज मूविंग द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोला। देखो तो ये जो लिमिट वाला जो फंडा होता है ना, वो डिवाइस टू डिवाइस और कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। ये लिमिट का फंडा क्या होता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि तुम कौन सा डिवाइस यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे कार के लिए और एक फाइटर प्लेन के लिए और एक स्पेस क्राफ्ट के लिए किसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, किसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगा, स्पेस क्राफ्ट, राइट। इसका मतलब है तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट का लिमिट 0 जरा ध्यान से सुनना, एकदम बढ़िया से सुनना। अगर तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट का, एक बच्चे ने पूछा कि कब तक छोटा करना है, कब तक स्मॉल करना है, तो बात आती है कब तक स्मॉल करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूँ। जैसे स्पेस क्राफ्ट हुआ हमारा, तो स्पेस क्राफ्ट की जो डिफरेंशिएशन लिमिट जो तुम शो करोगे, सपोज किसी पॉइंट के लिए तुम शो करोगे 0.00001, मान लो कि 3 जीरो और 0 1 लिया, मतलब 0 0 0 एंड 1, ऐसा तुमने सोच किया, ठीक है। तो तुम्हारा स्पेस क्राफ्ट हो गया, क्योंकि वहां पे थोड़ा भी एरर होगा, वो एरर का लिमिट कहां तक ले जाना है वो तुम अपने कम्प्लेक्सिटी से ले जा सकते हो। जैसे तुमको मून पे जाना है, तो मून पे जाने के लिए जो एक्यूरेसी चाहिए उससे हायर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तुमको मार्स पे जाने के लिए, और मार्स पे जितना ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए आगे के प्लेनेट के लिए जाने के लिए उतनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए।
तो अगर तुमने मून पे जाने के लिए 0 0 0 और 1 एक्यूरेसी डाला है, तो हो सकता है मार्स पे जब एक्यूरेसी तुमको लिमिट डालना पड़ेगा तो डालना पड़ेगा 0.0000000001। सन पे जाना चाहते हो तो और ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा भी माइन्यूट डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा चेंज लाता है। चलिए तो बात करते हैं, हम अब सन तक नहीं जाते हैं, हम इधर ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फाइटर प्लेन की। फाइटर प्लेन की जो एक्यूरेसी है वो आपका कंपेयर टू स्पेसक्राफ्ट कम है। हम एज अ हाँ बिल्कुल एज ए इनपुट, एक मिनट बच्चा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। मैं उसके रिस्पेक्ट में कम है। तो जहां पे आपने शुरू में 3 जीरो डाला था, आपको 2 जीरो और 1 में ही काम चल जाएगा, करेक्ट ना? क्योंकि फाइटर प्लेन को तो उतना ही चाहिए। अगर आप अपना नॉर्मल कार यूज कर रहे हो तो 0.01 की एक्यूरेसी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। तो ये जो होती है, हाँ आप किसी भी पॉइंट तक लेते चले जाओ, आपका जो रेशियो होगा वो वही होगा। लिमिट कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक ब्रेक करना है, क्या करना है, वो डिफाइन किया जाता है कि आप किस पर्पस के लिए आप उसका यूज करते हो। तो लिमिट जो है, लिमिट वर्ड जो है वो हमेशा कंडीशनल होता है, वो डिफाइन किया जाता है और उस हिसाब से वो वैल्यू को कैलकुलेट करके दी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। नाउ लुक एट हियर। अगर आपने देखा कि यहाँ पर इनपुट जो है, अगर इनपुट बहुत स्मॉलर है, द चेंज इन इनपुट बहुत स्मॉलर है, तो चेंज इन आउटपुट भी बहुत स्मॉलर होगा। चेंज इन इनपुट, देखो सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, बिकम सर अगर डेल्टा एक्स विल बी जीरो, तो हाँ बिल्कुल जीरो होगा अभी, हाँ बिल्कुल जीरो होगा और स्लोप भी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। डेल्टा एक्स जीरो होगा तो स्लोप भी जीरो होगा। बट अभी आते हैं, अभी ये सब रैंडम क्वेश्चन मत पूछो और बढ़िया से एंजॉय करो लेक्चर को, समझो बढ़िया से कि कहाँ से आया। और अल्बर्ट जो सॉरी अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन ने जो था वो पैंडेमिक के कंडीशन में क्या पैंडेमिक फैलाया है और तुम्हारे सामने है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपने देखा कि जो इनपुट है आपका बहुत स्मॉल है। अगर इनपुट आपका बहुत स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है आपका आउटपुट भी बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आप रेशियो निकालते हो तो ये जो रेशियो निकालोगे dy बाई डी एक्स, समझ में आया? और यही जो dy बाई डी एक्स है, यही जो आपने डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स था, लेकिन dy कब लिखा? जब ये डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो गया था। ठीक है, और यही tan थीटा था, और आपने हर पॉइंट पे देखा कि ये जो थीटा है, ये वाली जो थीटा है, वो किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। अब हम इसमें आपको एग्जांपल देते हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि कैसे चेंज नहीं हुआ। सर जीरो तब होगा जब हम x एंड y का इंटरसेप्शन पॉइंट का पूछा जाएगा ना। नहीं समझा बच्चा, मैं ये नहीं समझा। लेकिन जीरो तब होगा जब x और y का इंटरसेप्शन पॉइंट पे पूछा जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग, ये क्या बोल रहे हो तुम? मतलब ये तुम्हारे क्वेश्चन का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तो अगर आप अनम्यूट करके अगर आप मुझसे पूछ लें तो बेहतर होगा। तो चलिए, आप पूछने वाले हैं, मैं आगे बढ़ूँ? सर हाँ बोलो बच्चा। सर जो जीरो आएगा हम लोग को जहाँ पे x और y एक्सिस है वहाँ आएगा ना, बिकॉज फिर वहाँ पे तो डिफरेंस रही। आपने बोला कि जीरो आएगा जहाँ x एंड y एक्सिस रहेगा, नहीं समझा मैं। वॉइस आपकी ऑडिबल नहीं बच्चा। सर हमें जब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई हम लेंगे तब हमें जीरो तब आएगा जब x और y एक्सिस एक दोनों से x और y ग्राफ इंटरसेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऑन अ सिंगल पॉइंट, एंगल नहीं बच। नहीं वही तो बात है। देखो तुम जो सिंगल पॉइंट बोल रहे हो ना, नहीं वो सिंगल पॉइंट कभी नहीं होगा। द पॉइंट्स आर एक्चुअली टेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये जो पॉइंट के जो कॉम्बिनेशन होता है ना स्ट्रेट लाइन का, जब तुम देखते हो, ये जो पॉइंट की जो तुम बात कर रहे हो, ये दोनों पॉइंट टेंड कर रहे हैं एक्चुअली। तुम जब डेल्टा वाई निकाल रहे हो तो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट की कंपेयर कर रहे हो, जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है। और जब तुम dx निकालते हो तो आजू बाजू वाला पॉइंट होता है। तुम पॉइंट्स को कॉन्साइड नहीं करा रहे हो, समझ में आया? यहाँ पे कॉन्साइडिंग नहीं होती है। तुम बोलते हो ना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये एकदम पास में जब dx दे रहे हो तो दो ऐसे पॉइंट को कंपेयर कर रहे हो जो एकदम आजू बाजू है, दे आर नॉट कॉन्साइडिंग, दैट्स व्हाई वहां पे जीरो नहीं लिखेंगे। बात आई समझ में आपको?
हाँ जी सर, थैंक यू। ओके बच्चों, तो चलो हम आगे आते हैं। मतलब अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि पता नहीं सर ने क्या बोल दिया, वो तो गड़बड़ हो रही है चीजें। तो मैं थोड़ा सा ना तुमको एक फंक्शन लिखता हूँ। देखो जैसे जैसे एक फंक्शन लिखता हूँ और फिर देखने की कोशिश करता हूँ मैं कि क्या है इसमें। जरा आप अपना अनम्यूट कर लो। अच्छा, लेक्चर खत्म हो गया क्या मेरा? ये चल रही है अभी? कितने बजे तक लेक्चर है मेरा यार? लेक्चर का टाइम है ना अभी? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके चलो। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। नाउ लुक एट हियर, ये ध्यान देंगे आप। सपोज मैंने कोई ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू 2x, ऐसा कोई ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है? और फिर इस ग्राफ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, y इज इक्वल टू 2x का हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये रहा आपका ग्राफ x एंड y। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब आप इस दो पॉइंट को कंपेयर कर रहे हो, अच्छा यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो पहले पढ़ा था उस पे आ जाओ। m की वैल्यू क्या है? व्हाट इज m? रिप्लाई करो यार, m की वैल्यू क्या है? 2 है। एक काम करो, m की वैल्यू 2 है। अच्छा थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कुछ दिन पहले, यही tan थीटा था, ये जो m था वही tan थीटा था। फिर यहाँ पे निकाला था ग्राफ बना बना के, पॉइंट डाल डाल के, 3 पॉइंट एज ए सैंपल लिए थे, बाकी पॉइंट तो हम मान लिए थे कि ऐसा होता है। फिर इसी में हमने निकाला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये सब तुम निकाले होगे। अच्छा लुक एट हियर, अब हम क्या करते हैं बच्चा, बिल्कुल अब हम क्या करते हैं, अब इसको स्मॉलर करते चले जाओ, ये वाला पार्ट। देखो जब बहुत स्मॉल हो जाएगा ये सारी चीजें, ये ये वाला पॉइंट, ठीक है? यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट ले लो जहाँ पे दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, जब तुम ये दो पॉइंट बना रहे हो, ये पॉइंट जो है वो बहुत स्मॉलर हो। ये थोड़ा जूम करके मैं लिखा हूँ, ठीक है? ये दो पॉइंट जो है बहुत स्मॉलर है। अगर इनके बीच का डिफरेंस, ये वाला पार्ट 0.0001 ले लेता हूँ मैं, ठीक है? तो अगर ये वाला पार्ट 0.001 है तो उस हिसाब से जो आउटपुट है ये जो है बहुत छोटा हो गया, डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। तो तुम क्या लिखोगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। क्यों टेंस टू जीरो? बिकॉज दिस जीरो इज वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए मैंने लिखा कि ये जो डिफरेंस है, जो पहले यहाँ पे डेल्टा एक्स था, जो पहले 2 था या 3 था या 4 था, वो अब 2 3 4 नहीं होके अब हो गया है 0.001, ठीक है? तो 0.001 इज नियर बाई जीरो, सो दैट्स व्हाई दिस इज द लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये लिखने का तरीका है। अगर मेरा 0.001 हुआ तो ये मेरा आउटपुट भी कितना होगा? 2x है ना ये, तो ये मेरा आउटपुट dy जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू, मतलब 0.0002। मतलब अगर x मेरा बहुत छोटा हुआ तो डायरेक्टली जो है मेरा y भी बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए जब यहाँ पर आप रेशियो निकालोगे tan थीटा, जो कि वही एंगल है जो यहाँ पर बना हुआ है, ये सारे एंगल सेम ही है, ये जो tan थीटा जो एकदम स्मॉलर एंगल में बना होगा उसको तुम लिखोगे, अब जो पहले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते थे अब लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डी वाई लिखोगे तब उसमें लिखोगे 0.0002, और जब डी एक्स लिखोगे तो लिखोगे 0.0001। ये देखो ये सारे के सारे जीरो कैंसिल होंगे और ये फिर से आ जाएगा 2, ये जो होगा वो फिर से आ जाएगा 2। ये वही 2 है जिसके बारे में आपने बोला था कि ये जो है वो dy बाई डी से आया था, और यही dy बाई डी है जिसको तुमने स्लोप बोला था, और ये वही स्लोप है जो y इज इक्वल टू mx प्लस c से आया था। ये वही स्लोप है जो ग्राफ है, और ये सारी चीजें ये वही स्लोप है जो इसलिए यूज हुआ क्योंकि तुमको इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करना था, और इसलिए कंपेयर किया तुमने। कैसे कंपेयर किया? तुमको रेशियो से कंपेयर करना था,
और कंपेयर करके तुमने ये सारी चीजें लिखी। तो क्या आपको पता चला होगा कि अगर आप बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, टेंडिंग का अभी बताया ना, टेंडिंग का कोई एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, देखो टेंडिंग लिमिट क्या होनी चाहिए, टेंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमको किस लेवल की एक्यूरेसी लेनी है। मैंने आपको बताया ना कि टेंडिंग का मतलब एक्चुअली देखोगे तो जो स्पेस क्राफ्ट के लिए, तुम्हारा जो स्पेस क्राफ्ट के लिए जो लिमिट है, ठीक है, जो तुम लिमिट सेट करते हो, एक्यूरेसी लेवल सेट करते हो, शायद तुमने एक मूवी आई थी मंगलयान या ऐसी कोई मूवी आई थी, ठीक है, उसमें शायद तुमने कैलकुलेशन देखा था। कैलकुलेशन जब वो करते हैं ना 0.0000 समथिंग समथिंग समथिंग, उनको पता होता है कि क्या होता है मिशन मंगल। हाँ वेरी गुड। तो उन सब जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, वहां पर जो लिमिट होती है वो एक्यूरेसी जो होती है, वो एक्यूरेसी और तुम्हारे जो नॉर्मल कार या बाइक की जो एक्यूरेसी है, तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो लिमिट होता है 0.00 समथिंग का, वो उसके लिए डिफाइन करता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मोटर कार के लिए भी वैलिड होगा। तो लिमिट हम वहां जाते हैं, उस लेवल पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि लिमिट का रियल मतलब क्या है, तो हर कंडीशन में लिमिट का एक अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। उसको हम एक कैसे समझाओ, तुमको अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से तुमको वो लिमिट डिफाइन करना होता है फिजिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में जब लिमिट पढ़ोगे तो वो फंक्शन का वो एक एक्सट्रीम फैक्ट बताते हैं, ठीक है सर। बट हाँ, तो 0.002 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई, कैसे नहीं डिवाइड होगा यार, ये तुमने कहाँ पढ़ लिया 0.002 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0.001, ये तुमने कहाँ पढ़ लिया कि ये बच्चे ने पूछा मुझसे कि ये 0.0002 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0.0001, ये थोड़ी होता है, कहाँ पढ़ा तुमने ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, मतलब मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे आप, अगर आपको इतना दिक्कत है तो बिल्कुल, बच्चे ने बोला 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो लिमिट है वो कितनी भी छोटी हो जाए, लेकिन आपका जो रेशियो है वो हमेशा वही रहता है जो जरूरत होती है। तो इस तरह से लिमिट का मैं बता दूं, लिमिट कहाँ पे क्या डिफाइन करना होता है। लिमिट एक स्टैंडर्ड टर्म है जो हर एक फिजिक्स में कंडीशन के हिसाब से आएगा, कंडीशन के हिसाब से आएगा फर्स्ट थिंग। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिमिट की जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है, जो आप मैथ में आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, ठीक है, वो आपको जो हायर डिग्री ऑफ लिमिट है वो आपको बताया जाएगा कि हाँ इस लिमिट पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में ये जो लिमिट है वो एक पर्टिकुलर टर्म पे आके आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें, अच्छा छोड़ो अभी उतना डेप्थ नहीं जाते। ये dy समझा तुमको, ये dx समझा तुमको, ये तुमको समझा ये क्यों यूज होता है, ये सारी चीजें समझ में आई। थोड़ी बहुत मैथमेटिकल अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें जो है क्लियर नहीं है, तो वो सब धीरे धीरे हो जाएगा, आप एग्जाम्पल में आओ, वो शुरू से ऐसा ही रहा है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है, इन सेट ऑफ फॉर्मूला जो है वो सभी के सभी डिफरेंस टाइम ग्राफ भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर, ये डिफरेंस टाइम ग्राफ में भी होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, बिल्कुल ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी होता है। हम अभी करके देते हैं ना, आप क्यों फिकर क्यों करते हो। देखो अभी जो है सारे फॉर्मूला को मैं तुमको तो नहीं बता सकता, मैथमेटिक्स वालों ने सारे फॉर्मूला का स्लोप निकाल कर रखा है। क्यों निकाल के रखा है तो बताता हूँ। जो आप अभी पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन, ये जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन होता है इसको आपने लिखा था dy बाई dx, राइट। डिफरेंशिएशन जो था उसको आपने लिखा था dy बाई dx। अब यहाँ पे जब dy बाई dx निकालते थे तो कैसे निकाले थे, तुमने निकाला था tan थीटा, यही निकाला था m, ये जो था वो था स्लोप, राइट। इसी को तुमने लिखा डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसी को तुमने लिखा था व्हेन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, देन यही होता है dy बाई dx। और एक्चुअली यही dy बाई dx जो होता है वो तुम्हारे स्लोप निकालने का काम आया, फिर ये सारी चीजें ऐसे शुरू होती है। नाउ लुक एट हियर, अब जरा इस पे ध्यान देंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जब आप ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको कंपेयर करना है इनपुट और आउटपुट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपेयर करना है इनपुट और आउटपुट को।
नाउ लुक एट हियर, जब ये dy बाई dx लिखते हो तुम, तो इसका बाकी और मीनिंग क्या क्या है उस पे आते हैं। ठीक है, जब तुम लिखते हो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x या dy बाई dx, तो तुम ये लिखते हो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तुमको लगता होगा मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। ओके, आउटपुट कैसे आ रहा था, याद आ रहा है तुमको? कैसे आ रहा था आउटपुट? आउटपुट कैसे आ रहा था? कोई भी फंक्शन लिखते थे ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, याद आ रहा है? मैंने बताया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मैंने बताया था आपको। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या था? व्हेन यू आर पुटिंग x you will find corresponding y, राइट ना? व्हेन यू आर पुटिंग x, मतलब जब तुम इनपुट डालते हो तो उसको तुमको क्या लिखते हो? आउटपुट लिखते हो। इसलिए अब मैं जरा एक और चीज बता दूं मैं, इसलिए इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है जब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो और लिखते हो dy बाई dx, ये लिखने का तरीका है। जब तुम डिफरेंशिएट करते हो और लिखते हो dy बाई dx, अगर तुमने लिखो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है तुमने, तो y जो है वो फंक्शन है x का, y जो है वो फंक्शन है x का। अगर तुमने लिखा f डैश x, सपोज, इसका मतलब है ये जो है वो डिफरेंशिएशन है किसका? ये जो है वो डिफरेंशिएशन है y का x के रिस्पेक्ट में। वही जो y का x के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब है तुमने चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट निकाला है। और चेंज इन इनपुट और आउटपुट कब निकाला है? जब तुम्हारा लिमिट बहुत छोटा था, इसलिए इसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो अभी कैसा हुआ, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा कि मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं ऐसा, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कोई बड़ी सी बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, बस मैं इसको अब एकदम क्लियर करता हूँ और सीधी सीधे बात पे आता हूँ कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है, इस वजह से हम इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग को डैश लिखने में भी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग जो है एफ के ऊपर ऐसे डॉट भी बना देते हैं और एक्स लिख देते हैं, इसका मतलब होता है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। समझा? तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा? जो dy बाई dx है उसको लिखने का एक और तरीका होता है एफ डैश एक्स। बहुत लोगों को ये भी थोड़ा तकलीफ होती है तो सिर्फ एक डॉट मार देते हैं और f के ऊपर एक डॉट मार देते हो, इसका मतलब होता है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है? एक्चुअली जो तुमने y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो तुम ग्राफ खींचे हो, स्केच करे हो तुमने, ठीक है, उस स्केच पे स्लोप है। ठीक है, अब आते हैं, ये बहुत सारा थ्योरी हो गया, मेरे को ना अब एग्जाम्पल में आने दो। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आएंगे तो बड़ा क्लियर होगा और फिर हम चीज़ों को लेके चलते हैं और एक एक चीज़ों को मैं थोड़ा समझाता हूँ। बहुत थ्योरी हो गया, बहुत समझा लिया, बहुत मुश्किल होता है अभी के टाइम में बच्चों को लेके जाना, नई नई चीज़ें आती है ना। एफ डैश एक्स इज स्लोप, बिल्कुल, एफ डैश एक्स ही टैन थीटा है, आते हैं ना, अभी पूरा समझा देंगे। एफ डैश एक्स ही टैन थीटा है। ठीक है, ये जो एम लिखा ना स्लोप, वही एफ डैश एक्स है, उसी के ऊपर एफ डॉट भी लिख दोगे आप ऐसा। ओके, तो आपने लिखा है एफ इज फंक्शन। फंक्शन में आता हूँ, एग्जाम्पल तो ले लो। देखो ये जो सारी मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूला है, बच्चा थोड़ा शांत रख के आराम से सुनेंगे, ये जो सारे मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूला है, वो जो कैलकुलस के फॉर्मूला है वो सारे मैथमेटिक्स में प्रूफ करके दिए गए हैं। इसके प्रूफ कैसे हैं वो भी बताना होता है, लेकिन अभी हमें कैसा है कि वो यूज करेंगे और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ करके बताऊंगा। नहीं नहीं बच्चा, एफ डोंट हैविंग वैल्यू, थोड़ा रुक जाओ अक्षय वर्मा, मैं अभी आगे एग्जाम्पल लोगे समझ में आ जाएगा। अभी आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। तो सारी जो कैलकुलस के फॉर्मूले हैं वो सबको मैथमेटिक्स में जो प्रूफ करके दिया गया है, मैं एक दो का प्रैक्टिकल यूज और प्रूफ बता दूंगा, बाकी सब चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें बाकी उसके लिए सिंपल फंक्शन के लिए है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी होगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो आपने अभी एक फंक्शन पढ़ा था, सॉरी y इज इक्वल टू मान लो 2x एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो आपने अभी पढ़ा था। ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बहुत ही सिंपलेस्ट है, तो आपने उसको देखा और समझा।
लेकिन आगे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये ग्राफ बनाया है और इसमें ये कोई ऐसा बना दिया, ये एक फंक्शन है, मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे टेंजेंट मारूंगा इस कर्व पे, ये जितना एंगल बनाएगा, तो पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनेगा जरा। सही है यार, कौन है यार ये भी मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ने से मैं भी गाना सुन रहे हूँ, मतलब यही है ऑनलाइन की ये जो है ना, मतलब यही है ऑनलाइन, मतलब एक मस्त है ये अच्छा लगा बच्चा तुम्हारा, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, लेकिन एग्जांपल में आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, पूरा बढ़िया से सीखना। सबसे पहले आते हैं स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्या था, तुमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ मतलब तुम यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वर थे या जो भी हो, या ओरिजिन बोल दो, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाता हूँ मैं। तुमने यहाँ पर सेट ऑफ पॉइंट लिखा था, ये सेट ऑफ पॉइंट बनाया तुमने, एक ग्राफ बना दिया ऐसे, तुम्हारे पास एक ग्राफ आ गया। ध्यान देना अब अच्छे से, जब ये तुमने ग्राफ देखा तो इस ग्राफ के साथ तुमने एक इक्वेशन लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मान लो ऐसा तुमने कोई इक्वेशन लिखा है ग्राफ के लिए। तुमने क्या किया, देखो तुमने किसी चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद तुमने इनपुट एंड आउटपुट में क्या रिलेशन है उसका तुमने इक्वेशन लिखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। पहले ग्राफ देखा तुमने, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में ग्राफ आया, फिर तुमने इक्वेशन लिखा, तो तुमको ये दिखा कि ये जो पॉइंट्स हैं, y जो है वो आउटपुट है। अब ये सारे पॉइंट के जो सेट है, इनपुट और आउटपुट पॉइंट के सेट है, तो y जो तुम्हारा आउटपुट पॉइंट का जो लोकेशन है, वो तुमको जो आ रहा है वो mx प्लस सी से आ रहा है। तो तुमने यहाँ पर पहले देखा ग्राफ को, ग्राफ से तुमने रिलेशन लिखा, ये आया, राइट, ठीक है। और तुमने ये बोला कि ये जो y है वो आउटपुट है, इसको तुमने बोला कि दिस इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मतलब इसमें ये कौन सा फंक्शन हुआ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इस फंक्शन को हमने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन। ये कहाँ से आया, ग्राफ में दिखा, ये ऐसे ग्राफ में दिखा, और फिर ग्राफ में हमने इक्वेशन लिखा एंड सो ऑन, दिस इज, ये पूरी स्टोरी है। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि मैंने ऐसा कोई कर्व बना दिया, ऐसा मान लो मैंने थोड़ा इजी कर्व बनाता हूँ। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री ऐसे है जो तुमको ग्रीन कलर से दिख रहा है, मुझे इस ग्रीन कलर की ट्रेजेक्ट्री जो है इसका इक्वेशन चाहिए। ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो तो बहुत आसान होता है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बहुत आसान, राइट। ये तुमको ऐसा दिखा, ठीक है। हो सकता है ना तुम ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे पाथ में चल रहा हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, गाड़ी ऐसे स्लाइड करके चली गई, या कोई कॉमेट और ये सब कोई चीजें ऐसे पाथ पे ऐसे जा रहा है, तुमको ये ग्राफ दिखा, ठीक है। अब तुमको ये दिखा, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में आया, फिजिक्स देखो कैसे पढ़ते हैं, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में इस तरह की ट्रेजेक्ट्री दिखी कि ऐसा कोई ट्रेजेक्ट्री है, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको स्टडी करोगे। तुम स्टडी कर रहे हो मतलब तुम जो है डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है भाई, वो कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, चलो तुमको डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट मान लो, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें उसकी स्टडी करनी है, इसका मतलब तुम ऑब्जर्वर हो। समझ में आया। तो सबसे पहले तुमको खड़ा करते हैं, एकदम स्टेप में सीखो कैसे साइंटिस्ट पढ़ते हैं। तुमको मैंने यहाँ पे खड़ा किया और तुमने अब अपने रेफरेंस में इसको, अपने रेफरेंस में, तो ये हो गया ऑब्जर्वर, अपने रेफरेंस में तुम इसको अपने फ्रेम में लेकर आए, क्योंकि तुम्हें वो पढ़ना है, ये तुम्हारा फ्रेमिंग सिस्टम है। बाद में ये फ्रेम भी चेंज होता है, बाद में बात करेंगे कभी, बहुत हायर डिग्री का है वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो बनाया था, लैप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम्स, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, कि मैं अगर अर्थ पे हूं तो मार्स वाले लोग मुझे कैसे पढ़ेंगे, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का काम है। लेकिन मार्स पे बाद में पढ़ेंगे, पहले न्यूटन का पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूटन ने बोला था धरती पे ही पढ़ लो पहले, उसी में बच्चे फेल कर जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो बहुत दूर की, बहुत टेढ़ी कीर है। चलो, तो तुम अर्थ पे हो, तुम ऑब्जर्वर हो, तुमको ये जो पर्टिकुलर कर्व दिखा,
इस कर्व, जैसे तुमको स्ट्रेट लाइन का कर्व दिखा, तो कर्व दिखने के बाद तुमने इसका क्या करोगे, तुम इसका इक्वेशन लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे ना, इक्वेशन। बात पक्की है? ये इक्वेशन मुझे नहीं पता है, समझा? ये इक्वेशन मुझे नहीं पता है कि ये इक्वेशन क्या है, और तुमको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। बाद में सीख जाओगे, ये भी इक्वेशन निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इक्वेशन भी आराम से सीख जाओगे। जब तुमने ये, तुमको ये दिखा है कि अपन लोग को, मेरे को ये इक्वेशन पता नहीं है मुझे, ठीक है, राइट? तो इक्वेशन तुमको पता नहीं है तो तुमको क्या होगा, इक्वेशन गिवन होगा, कोई भी इक्वेशन गिवन होगा, कोई भी मैं दे दूंगा, मैं खुद का एक इक्वेशन दे दूंगा तुमको कि हाँ भाई ये मान लो कि इक्वेशन है, मान लो इस इक्वेशन को मैंने कुछ भी दे दिया तुमको और तुमने मान लिया कि ठीक है इसका इक्वेशन है, चलो खैर ये मैंने दिया तुमको, और मैंने ये बोला कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे x है और ये रहा y, इसका मतलब ये जो कर्व जो तुमको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट जो तुमको, ये कर्व जो दिख रहा है, ये x में जब तुम इनपुट डाल रहे हो तो उस हिसाब से ये आउटपुट चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो y इज इक्वल टू एम एक्स बहुत आसान है तो लिख दिया, लेकिन ये कर्व देखने में अपनी हालत खराब हो गई। जो एक और काम करते हैं, कर्व को थोड़ा आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं कर्व को, थोड़ा सा आसान करते हैं कर्व को, थोड़ा सा आसान करते हैं कर्व को। देखते हैं क्या है कर्व। कर्व को मैंने मान लो ऐसे बनाया, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये हो गया y और ये रहा x, ताकि तुमको प्रैक्टिकल भी समझ में आए। ये कर्व देखने के बाद, अभी तुम बच्चे हो तो तुमको शायद ये कर्व नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे आता है, ठीक है? तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये जो कर्व है वो साइन थीटा का कर्व है, ये जो कर्व है वो साइन थीटा का कर्व है, ठीक है? तो मैं बोल दूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो कर्व है वो किसका है बच्चा? y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि मुझे ये बात पता है। या पैराबोला भी हो सकता है, बिल्कुल बोल सकते हो, चलो आप पैराबोला भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो आप, पैराबोला भी चाहे बोल सकते हो। मान लो कि मैंने साइन एक्स बोला, ऐसा कर्व। तो मैंने ये देखा इस कर्व में, मैंने देखा ये जो कर्व है, ये जो y जो आउटपुट चेंज हो रहा है वो इनपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है। ये y जो आउटपुट है, y जो आउटपुट है वो इनपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब मुझे ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट की वेरिएशन देखनी है कि कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक स्लोप मार देंगे ऐसा, ये वाला स्लोप, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये जो पॉइंट है इसका स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना मतलब टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा कैसे निकालते हैं हम? टैन थीटा निकालते हैं हम डिफरेंशिएशन से। तो इसका मतलब हुआ कि जो इक्वेशन है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। समझा? मतलब कोई भी कर्व हो, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट का तुमको स्लोप निकालना हो, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, तुमको टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा का मतलब क्या हुआ, स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, मतलब उसको तुमको डिफरेंशिएट करना है। इस तरह बहुत सारे जो इक्वेशन है, इन सारे इक्वेशन को मैथमेटिक्स ने एक फॉर्मुलेट किया, और फॉर्मुलेट करके उस कर्व के लिए फॉर्मूला बनाया, ठीक है? जिसमें सबसे, कोई भी फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको किसी पॉइंट पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, वो है ना, आपके क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो पूछा ही जाएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है? सो द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, हाँ, हर पॉइंट के लिए आपकी स्लोप अलग अलग हो जाएगी, यहाँ पर हर पॉइंट की स्लोप अलग अलग हो जाएगी। आते हैं डोंट वरी। तो इस तरह से कोई भी पाथ हो गया, कोई भी कर्व हो गया, बहुत सारे पाथ होते हैं, ठीक है, बहुत सारा कर्व होता है, तो उन सबका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा गया, और उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन को डिफाइन किया गया, ठीक है, जिसको हमें याद रखना पड़ता है। कुछ का एग्जाम्पल मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहला जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, में सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स में जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ये ले रहा हूं मैं। क्या लिया बच्चा मैंने? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ये मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल, मतलब ये पहला फॉर्मूला लिया हूं, ठीक है? अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखोगे, राइट?
y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ठीक है, n कोई नंबर है और अलग अलग नंबर पे क्या आता है उस पे हम आते हैं। dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स में लिखते हैं तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, राइट। इसमें क्या करना है तुमको, ये जो n है ये n बाहर आ जाता है, ये तुमको याद रखना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और इसको लिखते हैं x रेज टू पावर n माइनस 1। ये कैसे हुआ ये आपको मैथमेटिक्स में बताया जाएगा, सबको याद रखना पड़ता है, मैंने भी याद रखा है, सबको याद रखना पड़ता है। हाँ, इसका प्रूफ ये सही है, ये मैं अभी जस्ट आपको अगले एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ। लेकिन ये जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया रहे y इज इक्वल टू एक्स क्यू, ऐसा, और मैंने पूछा कि इसका dy बाई डी एक्स क्या है। एक्चुअली ये जो dy बाई डी एक्स होता है वही होता है f डैश x। मैंने लिखा dy बाई डी एक्स क्या है, तो तुम क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू dx अगर आपको निकालना है तो आप क्या करने वाले हो, ये जो 3 है उसको आप बाहर करोगे, तो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, so that's why the equation becomes 3x square, right। तो आपका जो रहा इसके dy बाई dx की जो वैल्यू है, किसके dy बाई dx की वैल्यू है, dy बाई dx की जो वैल्यू है किसका, y इज इक्वल टू एक्स क्यू का, वो क्या हो गया 3x स्क्वायर हुआ। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, क्यू है। तो अब हम आगे आते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया है। कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट, यहाँ तक आपने लिख लिया है, समझ लिया है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए वो ये है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। हो सकता है कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप फैमिलियर नहीं हो इन चीजों से। तो हम आते हैं आगे की ओर नाउ। तो चलिए हम अब जो है ना बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्तुति। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एज ऑब्जर्वर और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ओके चैम्प्स, लुक एट हियर। ध्यान देते हम लोग। मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिखा, एक और क्वेश्चन कर दो, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि क्या होता है। क्या होगा इसका, तुम लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये माइनस 2 आप बाहर लेकर आओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और फिर लिखोगे एक्स रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1, सो दैट्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 3। तो ये रहा इसका आंसर, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, ये जो इक्वेशन है माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 3, ये डिफरेंशिएशन है इसका। ठीक है, चलो इसकी मीनिंग पे आते हैं और क्या है इसका मतलब। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा है 2x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। y इज इक्वल टू 2x, एनीवन?
y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 नहीं होगा 2 होगा बच्चों। y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2। देखो कैसा होगा, जब तुम इसका dy बाई dx निकालोगे तुम ऐसे लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 होगा ना अपॉन dx। तो कैसे लिखोगे 2 इंटू ये 1 को बाहर लेकर आओगे 1, 2 तो मल्टीप्लायर है ना, इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1। सो आप इसलिए लिखते हो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, इसलिए हो जाता है 2x। समझा आपने? इसलिए y इज इक्वल टू सॉरी 2x नहीं 2, इसलिए y इज इक्वल टू 2x का जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2। y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2। तो चलो अब हम आते हैं एक एग्जांपल के साथ और फिर देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं, बोलने के लिए कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर रखते हैं। We are finding out the general formula for slope. Yes, general formula for slope. चलो now look at here. अब ध्यान दो तुम्हारे, अब मैं तुम्हारी सारी अंडरस्टैंडिंग को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला फैक्ट जो है उस पर बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सपोज तुम एक ऑब्जर्वर हो, तुम एक ऑब्जर्वर हो और तुमको ये ग्राफ दिख रहा है, तुम अपने फ्रेम में इसको पढ़ रहे हो, तुम एक ऑब्जर्वर हो, तुमको जो है ये ग्राफ दिख रहा है। तो तुमने इनपुट और आउटपुट को जब लोकेट किया है ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स को, तो सपोज तुमको एक इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एक्स तुमको एक इक्वेशन मिला। इसको थोड़ी देर पहले बनाने का एक और तरीका था, तुमको मैंने यहाँ पर ऐसे चार्ट दिया था, याद करो, और तुमने बोला था कि सर ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो तुम यहाँ पे लिखते थे x इनपुट और यहाँ पर आउटपुट, तो ये सारी वैल्यू तुम फिल करते थे। नाउ लुक एट हियर चैम्प्स, ध्यान देना जरा तुम लोग इस पे। अब तुमको मैंने ये पूछा था यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से इसका स्लोप क्या है। तो तुमने बोला था सर इसका जो स्लोप है अकॉर्डिंग इज दिस। तो देखो ये y इज इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ है, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट और इनपुट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए y जो है, और इसका मतलब है आउटपुट जो है x के हिसाब से फंक्शनिंग कर रहा है। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y जब y और x मतलब इनपुट और आउटपुट जो है वो बराबर है। इस हिसाब से फिर मैंने तुमसे पूछा था जो पहले पढ़ा था कि इसका स्लोप क्या होगा, तो तुम सबने बताया था कि सर इसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसके हिसाब से स्लोप तुमने 1 बताया था। तो स्लोप 1 का मतलब क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है, यहाँ पे tan थीटा 1 हुआ तो 1, तो इसका मतलब हुआ थीटा जो है यहाँ पर हमारे पास आ गई 45 डिग्री। ये सारी वो चीजें हैं जो तुमने पढ़ा है। अब मैंने तुमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ये पढ़ाया मैंने। ये जो है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स, एक्चुअली इसी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मेट है। हियर n इज इक्वल टू 1, और यही जब n इज इक्वल टू 1 था, इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट लाइन, जो तुमको बचपन में पढ़ाया गया था। समझा आपने? ये किससे आया? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n से आया। समझा आपने? अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, जो इसका फॉर्मूला पढ़ा था dy बाई dx, ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स,
इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy by dx, dy by dx इट मीन्स दैट dx by dx। तो आप इसको निकालने के, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कैंसिल हो गया, 1 हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप लिखोगे 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, दैट्स वाई 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब हुआ तुमने dy by dx की जो वैल्यू है 1 है। और मैं कब से एक ही बात रटता आ रहा हूँ, ये जो dy by dx है, यही dy by dx जो होता है वो tan थीटा होता है, और यही जो tan थीटा होता है वो m होता है, और इसी m को हम बोलते हैं स्लोप। और ये सारे की सारी वैल्यू जो तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो y इज इक्वल टू एक्स के लिए, और ये y इज इक्वल टू एक्स जो है वही जी वो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे तुमने यहाँ पर स्लोप की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 1 निकाली थी, जो कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हुआ था। इज इट ओके फॉर यू? तुमको समझ में आया सारा टर्म? समझा वो चीजें कैसे सेट हो रही है? तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इजी इक्वेशंस है, तो तुमको समझ में आ गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समझ में आ गया, पैराबोला हो गया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -4 कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कर्व क्या होता है, ये सब कर्व के बारे में तुम नहीं जानते हो, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? तो इसका स्लोप जो है हम इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया हो। एनी वन ऑफ यू? आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया हो? अरे हैं तो बता दो यार, अभी का लेक्चर समझा तुम लोग को? डिफरेंशिएशन का जो होमवर्क है वो मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, स्लोप विल बी डिफरेंट कैसे होगा? स्लोप विल बी सेम, यही स्लोप है बच्चा उसका एट ऑल द पॉइंट्स। स्लोप इज सेम फॉर स्ट्रेट लाइन एट ऑल द पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होता है, इसलिए उसको स्ट्रेट बोला जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज बात है। नहीं, वीक में एक ही क्विज होगा आपको, मैं आपको होमवर्क पास ऑन कर दूंगा। होमवर्क जो है डिफरेंशिएशन का इस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड मैं पास ऑन कर दूंगा, रोज क्विज नहीं होगा इसका, वीक में एक ही क्विज रखूंगा मैं, तो फिर कंटेंट कम पड़ जाता है। सुनो, ये एरिया सब आएगा बच्चा, एरिया और वॉल्यूम सब पढ़ाएंगे, वो इंटीग्रेट करेंगे, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो आप टेंशन मत लो। अच्छा, क्विज का डिस्कशन अब तो भी पहले बोल देना चाहिए था, उसी वक्त कर लेता। बात सुनो, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज स्ट्रेट बिकॉज स्लोप एट एवरी पॉइंट इज सेम, इसलिए इसको स्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, फॉर रेस्ट ऑफ द कर्व स्लोप फॉर ईच पॉइंट चेंजेस, इसलिए वो कर्व हुआ। तो एक्चुअली कुछ बेसिक डेफिनेशन भी है। सो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप? नहीं यार, ये कैसे पॉसिबल है कि विदाउट एक्स एंड वाई का स्लोप कैसे निकाल सकते हो? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तुमको वैल्यू जब एक्स है ही नहीं, हाँ तुम्हारे पास वाई एक इक्वेशन है तो तुम उसका इक्वेशन लिख सकते हो, तो फिर हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट डालेगा और उस हिसाब से इनपुट और आउटपुट वो ले सकता है। ठीक है, हाँ मैं भेज देता हूँ, क्विज का रिजल्ट भेज देता हूँ बच्चा, क्विज का रिजल्ट भेज देता हूँ, आंसर शीट के साथ क्विज का रिजल्ट भेज देता हूँ। मैं आपको बोला था, मैं क्विज नहीं दिया था, मैंने होमवर्क दिया था वो, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग टाइम पे अटेम्प्ट करते हैं, तो 12 बजे उसका होमवर्क का पूरा एक साथ अपलोड होगा। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको इससे रिलेटेड होमवर्क आपको भेज दूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुछ, हाँ बिल्कुल ई बुक भी भेजना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप नई चीज़ों को सीख रहे हो ना, तो 10th जैसा नहीं है ये। मैं तुम लोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं वो 10th जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तुम आज जो थोड़ा क्लियरेंस होगा तुम्हारे दिमाग में आएगा, फिर कल पढ़ोगे और क्लियर होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर खुद ही एक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के तुम्हें 3 से 4 तरीके तुम्हारे पास खुद हो। ठीक है, धीरे धीरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब फॉर्मूला इन दैट सेंस एक मीनिंगफुल फॉर्मूला होता है, अगर उसका एक बहुत ही बेसिक रीजन होता है, वो सारी चीजें हमें समझना है। इज इट ओके? उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा और आप एंजॉय किए होंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं अगले लेक्चर में हम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे उसके बारे में। डिफरेंशिएशन में तो आप इतने क्लियर हो जाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए अभी टाइम लिमिट है, आगे का लेक्चर भी आने वाला है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझसे मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय सर। गुड बाय। Nice.